जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल एंड अंडर ग्रेजुएट लेवल दोनों फॉर्म पर कैसे फॉर्म को फिल करना है इसके बारे में। गाइस वैसे तो मैं इसके फॉर्म फिलअप की वीडियो बना चुका हूँ बट मैंने देखा कि बहुत सारी प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है। बहुत सारे कैंडिडेट फोटो अपलोड करने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट सिग्नेचर अपलोड करने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनके सामने ब्लर वाली प्रॉब्लम आ रही है। कुछ कैंडिडेट ऐसे जो कि कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी नहीं भर पा रहे। कुछ कैंडिडेट को ओबीसी अगर कैंडिडेट है तो उसमें कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी कैसे भरनी है उसमें इशू आ रहा है। क्वालिफिकेशन की जानकारी समझ में नहीं आ रही है, बैंक डिटेल कैसे भरनी है, कुछ सवाल जो आपसे पूछे जा रहे हैं उनका आंसर कैसे आपको करना है, उनका क्या मतलब है, ये सब जानकारी बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको दी जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि आरआरबी की वेबसाइट ने जो फोटो अपलोड करने का सिस्टम बना रखा है वो बिल्कुल टट्टी है। जी हाँ, बिल्कुल टट्टी है, क्योंकि उसमें आप में से बहुत सारे कैंडिडेट प्रॉब्लम फेस करते हैं। कभी बोलते हैं कि आप ज़्यादा क्लोज है, पीछे होकर के फोटो लीजिए, पीछे होते तो बोला जाता है कि आपका बैकग्राउंड क्लियर नहीं है, बैकग्राउंड क्लियर करते तो फिर कहते हैं कि आप ज़्यादा ही पीछे चले गए हो, अब थोड़ा सा आगे आइए। पता नहीं ऐसे कर करके दिमाग ख़राब कर देते हैं। बट ये हो जाता है अगर आप अपने कपड़े एक कलर में पहनेंगे, रंग बिरंगे न हो और बैकग्राउंड बिल्कुल आप वाइट रखेंगे तो ये हो जाता है, जो कि मैं आपको आगे इस वीडियो में दिखाऊंगा भी कि कैसे आपको करना है। अभी आप पूरी वीडियो देखिए और कोई भी पॉइंट पर कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि दोनों लेवल को मिलाकर के 8,868 पोस्ट पर यह भर्ती निकाली गई है। और फिर आप यहाँ पर ये भी जानेंगे कि इसमें 5,810 वैकेंसी ग्रेजुएट लेवल पर है और 3,058 वैकेंसी अंडर ग्रेजुएट लेवल पर है। अगर आप कोई से भी लेवल पर अप्लाई करना चाहते तो आप ये वीडियो वॉच कर सकते हैं। अगर आपको दोनों लेवल पर अप्लाई करना है तो भी आप ये वीडियो वॉच कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दोनों के बारे में जानकारी दी जाएगी। फीस यहाँ पर गाइज जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 500 और बाकी कैटेगरी के लिए 250 है। जहाँ पर जब आपका सीबीटी हो जाएगा यानी कि एग्जाम हो जाएगा तो आपको जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को 400 रुपये फीस और बाकी कैटेगरी कैंडिडेट को पूरी की पूरी फीस रिफंड कर दी जाएगी। और गाइज चाहे आप एग्जाम में फेल हो चाहे पास हो, ये फीस आपको तब भी रिफंड की जाएगी। अगर बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की तो 21 अक्टूबर से लेकर के 20 नवंबर 2025 तक आप ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म भरेंगे और 28 अक्टूबर से लेकर के 27 नवंबर 2025 तक आप अंडर ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म भरेंगे। ग्रेजुएट लेवल पर कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी और क्या सैलरी मिलेगी वो आप देख सकते हैं, और अंडर ग्रेजुएट लेवल पर कितनी वैकेंसी किस पोस्ट पर और क्या सैलरी मिलेगी वो भी आप यहाँ पर आपको दी गई है। अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन बेसिकली ग्रेजुएट लेवल पर ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट लेवल पर 12वीं मांगी गई है। फिर आप यहाँ पर पूरी तरीके से श्योर हो चुके होंगे सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद। अगर आप इसमें एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है और आपने तक फॉर्म नहीं भरा तो बाकी गलती कैंडिडेट की गलती से करके अब आप इस फॉर्म को भरिए। आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आइए और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कीजिए। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर ये वेबसाइट आ जाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके जब से ये लॉन्च हुई है 2024 या फिर 2025 में कोई भी फॉर्म भरा है, कोई सा भी जो कि इस वेबसाइट के माध्यम से भरा गया हो, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा है। आपको दोबारा से नया रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्टली लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे और सिलेक्ट करेंगे कि मुझे लॉगिन विद आधार इसका इस्तेमाल करके लॉगिन होना है या फिर लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल। अगर ये सिलेक्ट करते तो आपको आपका रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस या फिर नंबर और जो पासवर्ड आपने बनाया था उस वक्त वो, और फिर आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके लॉगिन करेंगे। देन आपको सिलेक्ट करना हो कि आप नंबर के ऊपर ओटीपी चाहते हैं या ईमेल के ऊपर, जो भी आप सिलेक्ट कर लेंगे उसी के ऊपर ओटीपी जाएगा। जैसे आप ओटीपी डालेंगे तो आप इसमें लॉगिन हो जाएंगे। अगर गाइज आप ये वाला पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके उसको रिसेट भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको मोबाइल नंबर डालना होगा या फिर ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ, और फिर आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके प्रोसीड करना होगा। देन आपको मैसेज और ईमेल के माध्यम से आपका एक न्यू पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा जिसका इस्तेमाल करके आप लॉगिन हो जाएंगे। बट गाइज अगर आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भरा ही नहीं, ना 2024 के अंदर ना 2025 के अंदर, आप पहली बार ये फॉर्म भरने वाले हैं, तो आपको पहले इसमें रजिस्टर होना होगा। इसके लिए आपको अकाउंट बनाना है, तो आप यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर नोट करके यही चीज़ बोली जा रही है जो कि मैंने अभी आपको बताई कि अगर आपने 2024 या 2025 के अंदर कोई फॉर्म भरा था CEN का, जो इस पोर्टल के माध्यम से भरा गया हो, तो आपको दोबारा से लॉगिन होने की आवश्यकता नहीं है, दोबारा से रजिस्टर होने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ पर लॉगिन कीजिएगा। बट आप तो क्योंकि इस वाले पेज पर आए हैं, आप तो फ्रेशर है, आपने इसका इस्तेमाल करके पहले कोई फॉर्म नहीं भरा, तो आप यहाँ पर ओके कर दीजिए कि मैं हाँ समझ चुका हूँ। अब आप यहाँ पर कंट्री ऑफ नेशनलिटी के अंदर सबसे पहले आपकी कंट्री बताएंगे, तो आप इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए अगर आप इंडियन हैं। फिर आपको फुल नेम के अंदर जो भी नाम आपका 10th के सर्टिफिकेट के अंदर है वो नाम आप यहाँ पर डालिएगा। इस नाम को दोबारा डाल करके आपको यहाँ
पर वेरीफाई कर देना है। फिर आपसे पूछा है कि क्या आपने 10वीं के बाद आपका नाम बदला है। अगर बदला है तो यस करके आप यहाँ पर आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो आपने नाम बदला है वो आप न्यू चेंज्ड नेम यहाँ पर डालेंगे और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। बट अगर आपने नहीं बदला 10वीं के बाद नाम तो आप नो कर देना। उसके बाद जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे। पहले ईयर, उसके बाद में आपको आपका मंथ सेलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ से डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। अगेन आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर इस तरह से एंटर कर देनी है, जैसे कि मैं आपको एंटर करके दिखा रहा हूँ। फिर आप आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, जेंडर को भी दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर देंगे। फिर यहाँ पर आपको फादर नेम डालना है। फादर नेम भी आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फादर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। फिर आप मदर नेम डालेंगे और मदर नेम को भी दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। मदर नेम भले ही आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ना हो, कोई इशू नहीं होगा, बट आपका नाम और फादर नेम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। अब कॉन्टैक्ट डिटेल में आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे और ईमेल डालेंगे, पहले ईमेल और फिर नंबर। और ध्यान दीजिए नंबर एक्टिव होना चाहिए, ईमेल भी एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर OTP वेरिफिकेशन होगा। तो आप ईमेल एड्रेस डालने के बाद जनरेट ईमेल OTP के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो आप यहाँ पर डाल देना। फिर मोबाइल नंबर पर भी सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। उसके बाद नीचे 3 ऑप्शन है, वेरिफिकेशन थ्रू डिजिलॉकर, वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड और आई डू नॉट हैव ए आधार कार्ड। तो आप यहाँ पर किस माध्यम से वेरिफिकेशन करना चाहते हैं। वेरिफिकेशन थ्रू डिजिलॉकर अगर इसके लिए तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे, वेरिफिकेशन थ्रू डिजिलॉकर के ऊपर। गाइज मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले से इस वेबसाइट के ऊपर अकाउंट बना करके रखा है और मैंने 2 अकाउंट बनाए हुए हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें अलग अलग तरीके से आपको चीज़ें समझानी होती है, इसलिए मैं यहाँ पर नया जो अकाउंट है वो क्रिएट नहीं कर सकता, बट मैं आपको यहाँ पर चीज़ें एक्सप्लेन कर सकता हूं। तो आप वेरिफिकेशन थ्रू डिजिलॉकर के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको डिजिलॉकर की वेबसाइट के ऊपर ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट किया जाएगा, जहां पर अगर आपका अकाउंट बना हुआ है डिजिलॉकर के ऊपर तो आप डायरेक्टली लॉगिन हो जाएंगे। नहीं बना हुआ है तो आप डिजिलॉकर का अकाउंट क्रिएट करते हुए वहां पर अपनी डिटेल्स की परमिशन देंगे। और अगर आप ये माध्यम सेलेक्ट नहीं करते तो आप वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, जहां पर आपको आपका आधार कार्ड नंबर डालना है और फिर जनरेट आधार OTP के ऊपर क्लिक करना है। आपके नंबर पर जो कि आधार के साथ में लिंक है एक OTP जाएगा, जो आप यहां पर डाल करके वेरीफाई कर देंगे। और फिर आपको आई कंफर्म दैट आई एम 18 ईयर्स ओल्ड या फिर ओल्डर, यानी कि मेरी एज 18 प्लस या उससे ज़्यादा है, तो आप इसके ऊपर टिक कर देना। फिर गाइज आप यहां पर नीचे देखेंगे क्रिएट योर पासवर्ड, तो आप एक यहां पर अपनी चॉइस का पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड आपका कैसा हो वो आप जान लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम 1, स्पेशल कैरेक्टर कम से कम 1, स्मॉल लेटर कम से कम 1 और कोई डिजिट भी होना चाहिए। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना होगा, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर लेना है। फिर गाइज आप आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके बाद प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपने जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर अभी तक भरी है वो सभी आपके सामने आएगी। आप एक एक करके सभी जानकारी को अच्छे से चेक कर लेना। गाइज मैं आपको बता दूं कि आपको जब करेक्शन का टाइम मिलता है, मॉडिफिकेशन का टाइम मिलता है, तो उस वक्त आप जो अभी यहाँ पर राशन करते समय डिटेल्स भरते हैं, इनमें से एक भी जानकारी आप एडिट नहीं कर सकते उस वक्त भी। इसलिए जानकारी और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अच्छे से एक एक स्पेलिंग चेक करके आप भरे। तो आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। जब आप प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करें तो आपके नाम की स्पेलिंग, आपके फादर के नेम की स्पेलिंग, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो अन्य डिटेल है जैसे कि आधार नंबर या और भी जो चीज़ें यहाँ पर आपने भरी है वो आपको एक एक करके टाइम लगा करके, चाहे 5 मिनट लगे चाहे 7 मिनट लगे, अच्छे से चेक करनी है। और पूरी तरीके से श्योर होने के बाद ही आपको यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो सबमिट करना है, यानी कि फाइनल करना है। और जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन फाइनल हो जाएगा तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको ईमेल के माध्यम से और मैसेज के माध्यम से कंफर्मेशन मिल जाएगी। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। अगर आप लॉगिन नहीं होते तो आपको होम पेज से यहाँ पर इसमें किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जैसे कि लॉगिन विद आधार या फिर लॉगिन विद RRB अकाउंट क्रेडेंशियल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपका रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल एड्रेस जो अभी आपने रजिस्टर किया है, उसके बाद में जो पासवर्ड आपने बनाया वो डालेंगे और आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के सेक्शन पर क्लिक करना है। इस सेक्शन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जो रिसेंटली JEE की वैकेंसी आई है जिसके फॉर्म 31 अक्टूबर से 30 नवंबर 2025 तक भरे जाएंगे वो भी आप देखेंगे। और नीचे की तरफ आपकी जो RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल और जो अंडर ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है वो आप देखेंगे। ऊपर है आपकी ग्रेजुएट लेवल और नीचे है आपकी अंडर ग्रेजुएट लेवल पर। तो आपको सेलेक्ट करना है कि आपको किस लेवल पर अप्लाई करना है। आपको 1 बाय 1 अप्लाई करना होगा और दोनों के लिए अलग अलग से फीस भी
पे करनी होगी। तो पहले आप सिलेक्ट कर लीजिए कि मुझे कौन से लेवल पर अप्लाई करना है। जैसे कि मैं आपको पहले इस वीडियो के अंदर ग्रेजुएट लेवल पर कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। मैं आपको ये भी बता दूं कि जब आप किसी भी एक लेवल पर पहले अप्लाई कर लेंगे तो गाइज आपको दोबारा से आपकी पर्सनल डिटेल, आपकी बैंक डिटेल, आपका एड्रेस, आपकी अन्य डिटेल ये सब भरने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ एक ही बार भरनी है, क्योंकि ये आपकी एक बार भरने पर सेव हो जाएगी। उसके बाद आप चाहे तो जब दोबारा किसी दूसरे लेवल पर अप्लाई करें उसको एडिट भी कर सकते हैं। और गाइज आप चाहे तो जो आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी है वो भी एडिट कर सकते हैं। बस अगर कुछ डिफरेंस होगा तो वो होगा आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी का, क्योंकि उसमें आपको उस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो अलग से ऐड करनी होगी। जैसे ग्रेजुएट लेवल पर अप्लाई करने पर आपको डिग्री की जानकारी या डिप्लोमा की जानकारी देनी है, और अगर आपको 12th लेवल पर अप्लाई करना है तो आपको 10वीं के बाद में आपके 12वीं की जानकारी देनी है। ये डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। अब आप सिलेक्ट कर लीजिए कि आपको यहाँ पर कौन से लेवल पर अप्लाई करना है और किस जोन में अप्लाई करना है, तो वो आप सिलेक्ट कीजिए और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद ऊपर की तरफ आपकी वो इन्फॉर्मेशन आएगी जो कि आपने अभी रजिस्ट्रेशन करते समय भरी है, और नीचे की तरफ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भरनी है। और अगर आप पहले से रजिस्टर्ड थे, यानी कि आपने 2024 या 2025 के अंदर इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्म भरा है, तो आपने जो उस वक्त इन्फॉर्मेशन भरी थी ऑटोमेटिकली यहाँ पर फैच कर ली जाएगी। आपको दोबारा से भरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आप उसमें कोई चेंजेस करना चाहते तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो अभी आपको आपका मैरिटल स्टेटस बताना है, मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में आप देखेंगे रिलीजन, तो जो भी आपका रिलीजन है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। रिलीजन सेलेक्ट करने के बाद में आप देखेंगे डू यू विश टू अवेल फी एग्जाम्शन। जो फी एग्जाम्शन मिलता है, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये ऑप्शन है क्या। जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि जो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस उनको 500 रुपये फीस पे करनी है, और जो बाकी कैटेगरी कैंडिडेट है और फीमेल है उनको 250 रुपये फीस पे करनी है। तो ऐसे में मैंने आपको ये भी बताया था कि जब आपका CBT फर्स्ट हो जाएगा तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को 400 रुपये फीस रिफंड की जाएगी, भले ही आपने एग्जाम पास किया हो या फेल किया हो। और जो बाकी कैटेगरी कैंडिडेट है जिन्होंने 250 रुपये फीस पे की है उनको पूरी की पूरी फीस रिफंड होती है। तो क्या आप चाहते हैं कि वो मुझे फीस बाद में रिफंड हो? अगर आपने यहाँ पर यस किया तो ही आपको वो फीस रिफंड होगी। अगर आपने इस वाले ऑप्शन में नो कर दिया कि मैं फी एग्जाम्शन नहीं चाहता, तो जो आपने अभी यहाँ पर फीस पे की है वो आपकी चली जाएगी। बाद में जब आपको रिफंड का लिंक मिलेगा रिफंड का प्रोसेस फॉलो करने के लिए, तो उस वक्त चाहे आप उसको फॉलो करें ना करें आपको फीस रिफंड नहीं होगी, क्योंकि आपका वहाँ पर सिस्टम के अंदर पहले से जवाब दाखिल होगा कि हाँ आपको तो फीस रिफंड चाहिए ही नहीं थी, आपने इस ऑप्शन में नो कर दिया था। तो आप इस सभी कैंडिडेट अगर आपको फीस रिफंड चाहिए तो आप इस ऑप्शन में यस कर देना। उसके बाद में जो आपकी मदर टंग है यानी कि मातृभाषा है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर चॉइस ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, किस लैंग्वेज के अंदर आप एग्जाम देना चाहते हैं, जो भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर लेंगे फिर इसी लैंग्वेज में आपको एग्जाम देना होगा। उसके बाद परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट, आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, जैसे कि जलने का, कटने का, या फिर कोई इंजरी, या फिर आपका बर्थ मार्क, तो जो भी है वो आप लिख देना। फिर आएगा सेकंड मार्क, तो अगर आपकी बॉडी के ऊपर एक से ज़्यादा मार्क है तो आप दूसरे मार्क के बारे में भी यहाँ पर लिख देंगे। ये दोनों ऑप्शन फिल करने अनिवार्य है, तो कोई भी छोटा मोटा जहाँ पर जो भी निशान है वो आप लिख देना। इसके बाद आती है कम्युनिटी यानी कि कास्ट कैटेगरी, जो भी कास्ट कैटेगरी है, जैसे कि जनरल है यानी कि UR, ST है, OBC है, फिर EWS है। जनरल के कैटेगरी सिलेक्ट करने वाले कैंडिडेट के लिए कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आएगा, बट अगर आप ST है तो आपके सामने अतिरिक्त ऑप्शन आएंगे, और वो अतिरिक्त ऑप्शन कुछ ऐसे होंगे जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको सबसे पहले नेम ऑफ द ट्राइब यानी कि आपकी ट्राइब कौन सी है ये इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी आपके कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर, जो कि आपका सेंट्रल का बना होना चाहिए। उसके बाद जो आपका कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर है वो आप डालेंगे, ये भी आपको आपके सर्टिफिकेट के ऊपर देखने को मिल जाएगा। फिर कौन सी अथॉरिटी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया, ये सर्टिफिकेट जनरली इन पोस्ट के अधिकारी द्वारा जारी होता है जो यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो आपको चेक करना है आपका सर्टिफिकेट, जहाँ पर मोहर लगी होती है, जहाँ पर साइन हो रखे होते हैं, वहीं पर लिखा होता है उस पोस्ट के अधिकारी का नाम। अगर वो हिंदी में लिखा है तो आप उसको ट्रांसलेट कर लेना, गूगल ट्रांसलेट में जाकर के देख लेना कि वो पोस्ट इंग्लिश में कौन सी बनती है, और फिर वही पोस्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आप यहाँ पर बताएंगे कि कौन सी स्टेट के द्वारा सर्टिफिकेट जारी हुआ है। फिर आपको यहाँ पर कम्युनिटी सर्टिफिकेट डेट यानी कि किस डेट में कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपका इशू हुआ है वो डेट भी आपको उसके ऊपर मिल जाएगी, वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर जो SC ST को फ्री ट्रैवल पास मिलता है रेल का, क्या आप वो लेना चाहते हैं? अगर हाँ तो यस, और नहीं लेना चाहते तो नो करेंगे। यस करने के बाद में जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आप अपलोड करेंगे, जो इसका साइज है वो 400 KB से कम और फॉर्मेट PDF का होना चाहिए। अब अगर आपका ये जो सर्टिफिकेट है वो इमेज में है तो आप उसको PDF में कैसे बनाएंगे जान लीजिए। गूगल के अंदर आना, सर्च करना इमेज टू PDF, और सर्च करने के बाद में पहले वाली वेबसाइट ओपन कर लेना। फिर सिलेक्ट JPG इमेजेस के ऊपर क्लिक करना, और जो आपका सर्टिफिकेट है कास्ट का
का जो आपके पास इमेज अवेलेबल है वो सिलेक्ट कर लेना। मैं डेमो के लिए इमेज सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। और फिर आप कन्वर्ट टू पीडीएफ पर जैसे क्लिक करेंगे तो एक क्लिक के अंदर आपकी फाइल पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और आप सिंगल क्लिक के अंदर उसको डाउनलोड कर लेंगे और फिर वो फाइल आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। बस ध्यान रहे कि साइज 400 KB से कम ही रहना चाहिए, ज़्यादा ना हो, नहीं तो अपलोड नहीं हो पाएगा, एरर आता रहेगा। गाइज यहाँ पर मैं थोड़ी सी जानकारी उन कैंडिडेट के लिए भी एक्सप्लेन कर दूं जो कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। तो अगर आप ओबीसी है, आप ओबीसी सिलेक्ट करेंगे। ओबीसी सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा जहाँ पर पूछे कि सिलेक्ट नॉन क्रीमी या फिर क्रीमी लेयर स्टेटस अंडर ओबीसी। तो आपको बोला है कि ओबीसी क्रीमी लेयर इज कंसिडर एज ए यूआर, यानी कि जो कैंडिडेट ओबीसी क्रीमी लेयर है वो जैसे कि यूआर कंसिडर किए जाते हैं, वो यूआर की कैटेगरी के अंदर ही माने जाएंगे, यानी कि जनरल। तो अगर आप क्रीमी लेयर है वो बताइए, और अगर आप नॉन क्रीमी लेयर है तो आप वो बताइए। अगर आप क्रीमी लेयर है तो आप क्रीमी लेयर सेलेक्ट करके आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और अगर आप नॉन क्रीमी लेयर है तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर आपको यहाँ पर बोला भी है कि दी ओबीसी कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन द इनकम। दी मैक्सिमम इनकम लिमिट इज करंटली 8 लाख, यानी कि 8 लाख होनी चाहिए, जो कि आपका सर्टिफिकेट जारी होना चाहिए आफ्टर 1 अप्रैल 2025, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024-2025, बट नॉट लेटर देन द क्लोजिंग डेट, यानी कि 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए और 20 नवंबर के बाद का ना हो। 1 अप्रैल से लेकर के 20 नवंबर 2025 के बीच का आपका ये सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। आप यहाँ पर इसमें आई अंडरस्टैंड इसको क्लिक कर देना, और फिर आप यहाँ पर नेम ऑफ द कास्ट, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है सेंट्रल का, उसमें जो कास्ट लिखी गई है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। फिर कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, उसके बाद में कौन सी पोस्ट के अधिकारी द्वारा ये जारी हुआ है वो सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इशू स्टेट सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद में किस डेट में जारी हुआ है वो डेट भी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तो इस तरह से ये सब जानकारी आप यहाँ पर भर देंगे। आई होप आपको SC/ST वालों को भी समझ आ गया कि किस तरह से जानकारी भरनी है कास्ट की, और जो ओबीसी है उनको भी समझ में आ गया है। अब आप यहाँ पर आपके एड्रेस की इंफॉर्मेशन फिल करेंगे। तो आपका पोस्टल एड्रेस है और फिर परमानेंट एड्रेस है। तो पोस्टल एड्रेस मीन्स प्रेजेंट एड्रेस, तो आप आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद में जो आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस के सेक्शन में भर देना। फिर आपकी नियरेस्ट सिटी या फिर मेजर टाउन, मुख्य सिटी कौन सी है वो आप यहाँ पर भर दीजिएगा खुद से टाइप करके। उसके बाद आपको आपका पिन कोड डाल देना है, और फिर नीचे देखेंगे टिक इफ परमानेंट एड्रेस इज सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, एक ही है, अलग अलग नहीं है, तो आप टिक कर देना। अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से परमानेंट एड्रेस भर देना। फिर आप यहाँ पर सेव करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको कुछ सवालों के आंसर करने हैं, जैसे कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर है तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। फिर आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो करेंगे। बेंचमार्क डिसेबिलिटी मीन्स PWD मीन्स विकलांग या फिर दिव्यांग। इसके बाद आएगा स्क्राइब, तो इज योर राइटिंग एबिलिटी अफेक्टेड, यानी कि क्या आपको लिखने में प्रॉब्लम है और आप अफेक्ट है, उसका आपके पास सर्टिफिकेट भी है और आपको उसके लिए स्क्राइब चाहिए। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप बिल्कुल ठीक है ऊपर वाले की दया से तो आप नो कर देना। इकोनॉमिकली वीकर क्लास EBC, अगर आप EBC कैंडिडेट है, क्या आपको सवाल बेसिकली ये पूछा है कि आर यू एलिजिबल टू अवेल फी कंसेशन अंडर EBC, यानी कि क्या EBC के अंदर जो फी कंसेशन है क्या आप उसके लिए एलिजिबल है। अगर हाँ तो यस करने पर आपको यहाँ पर संबंधित जानकारी देनी होगी, जैसे कि टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट बताना होगा, इश्यूइंग अथॉरिटी बतानी होगी, सर्टिफिकेट नंबर और डेट ऑफ इशू। बट अगर आप यहाँ पर नहीं है, जैसे कि यहाँ पर सवाल आया था आपके सामने इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, तो अगर आप इसमें नहीं आते हैं तो आप यहाँ पर नो कर देना। फिर यहाँ पर सवाल है आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवेज, क्या आप इंडियन रेलवेज के एम्प्लॉय है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर सवाल है करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, नेम ऑफ द करंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो अगर आप कोई करंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं इनमें से, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो सिलेक्ट कर ले। अगर आप बेरोजगार है, कोई जॉब नहीं करे या फिर छोटी मोटी जॉब करे जो आप बताना नहीं चाहते क्योंकि वैसे ही प्राइवेट है बहुत छोटी मोटी, तो आप नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक कर देना। इसके बाद आप देखेंगे बैंक डिटेल, तो आपको यहाँ पर रिफंड ऑफ फी अकाउंट होल्डर नेम, यानी कि किस अकाउंट के अंदर आप फीस रिफंड चाहते हैं उसका नाम आप यहाँ पर भरेंगे। अब आपका सवाल है कि क्या मैं किसी और बैंक डिटेल भी दे सकता हूँ, तो हाँ आप दे सकते हैं, बट मैं आपको प्रेफर करूंगा कि अगर आपका बैंक अकाउंट है आप अपने ही बैंक अकाउंट की डिटेल भरें, अगर ना हो तब जाकर के आप अपना किसी और का डिटेल दे सकते हैं। फिर रिफंड ऑफ फी बैंक अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट का नंबर देना है, उसको दोबारा डाल करके कंफर्म कर देना है। फिर IFSC कोड डालना है जो कि आपको आपकी पासबुक के ऊपर और चेकबुक के ऊपर मिल जाएगा, या फिर गूगल के अंदर अपने बैंक का नाम लिखना, ब्रांच का नाम लिखना और IFSC कोड लिख करके सर्च करना। तो आप ऑनलाइन वे में भी अपना
FSC कोड प्राप्त कर सकते हैं, वो आप डाल देना और कंफर्म के ऊपर क्लिक करना। देन आपको बैंक का नाम और बैंक का एड्रेस यहाँ पर ऑटोमेटिकली देखने को मिल जाएगा। फिर आप यहाँ पर सेव करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी आएगी। तो गाइज यहाँ पर मेरा पहले से अकाउंट है, इसलिए मेरी 10वीं की इन्फॉर्मेशन ऐड है, तो मैं इसी इन्फॉर्मेशन को एडिट करके आपको दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले आप मैट्रिकुलेशन सेलेक्ट करेंगे, फिर बताएंगे कौन सी स्टेट से आपने आपकी 10वीं की है, किस डिस्ट्रिक्ट से की है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, आपके बोर्ड का नाम यहाँ पर भरेंगे, चाहे वो कोई सा भी बोर्ड है जैसे कि CBSE, यूपी या ICSE या फिर कोई अन्य स्टेट का बोर्ड, तो आप यहाँ पर लिख देना। उसके बाद में डेट ऑफ पासिंग किस डेट में पास की है, फिर 10वीं का रोल नंबर और 10वीं का सर्टिफिकेट नंबर या सीरियल नंबर, कोई एक चीज़ आप यहाँ पर भर देना। उसके बाद आप इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद में आप यहाँ पर सेलेक्ट क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री सेलेक्ट करेंगे, डिसिप्लिन सब्जेक्ट में बैचलर डिग्री, उसके बाद में नेम ऑफ द कोर्स एज एग्जिस्टिंग ऑन सर्टिफिकेट, कौन सा क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट में BA BSc BCom जो भी है वो आप लिख देना। उसके बाद में स्टेट कहाँ से किया है वो स्टेट आप सेलेक्ट कर लेना। फिर आपको डिस्ट्रिक्ट बतानी है, फिर नेम ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटी, चाहे आप आपके कॉलेज का नाम दे चाहे आपकी यूनिवर्सिटी का, कोई भी एक चीज़ आप यहाँ पर भर देना। उसके बाद में डेट ऑफ पासिंग, किस डेट में आपने इसको पास कर लिया था वो डेट भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद में डू यू हैव टाइपिंग प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश हिंदी ऑन कंप्यूटर, क्या आपको टाइपिंग प्रोफिशिएंसी या टाइपिंग आती है, चाहे हिंदी के अंदर चाहे इंग्लिश के अंदर कंप्यूटर के अंदर। अगर हाँ तो यस, नहीं आती है तो नो कर देना, ये आपकी चॉइस है, इससे कोई आपके फॉर्म के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके बाद आप ऐड करेंगे तो ये जानकारी आपकी ऐड हो जाएगी। अब आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको फोटो अपलोड करना है लाइव वाला और सिग्नेचर अपलोड करना है। और इसमें आपको सैंपल ऑफ फ्यू रिजेक्टेबल फोटोज, यानी कि किस तरह का फोटो रिजेक्ट होगा वो आप देख लीजिए। आपका फोटो का बैकग्राउंड बिल्कुल व्हाइट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल कोई रंग बिरंगा नहीं होना चाहिए और बिल्कुल सटीक आप सामने होने चाहिए। और कपड़े भी आपके बिल्कुल अच्छे होने चाहिए, क्योंकि कई बार ये जो आप फोटो क्लिक करते हैं इसमें अगर आपका कपड़े रंग बिरंगे होते तो कैमरा बार बार आपको एरर देता रहता है। इसलिए बहुत ही अच्छे तरीके से बोला कि ड्रेस इन नॉन वाइट क्लोथिंग, जो वाइट कपड़े ना हो, नॉन वाइट के अलावा कोई भी कपड़े, वाइट के अलावा कोई भी कपड़े पहन करके आप अपना ये फोटो क्लिक कर सकते हैं। और फिर सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना होगा। सिग्नेचर का साइज बोला है कि 30 KB से लेकर के 49 KB के बीच में होना चाहिए। तो आप ब्राउज के ऊपर क्लिक करेंगे और जहां पर भी आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो आपको यहां पर सिलेक्ट करनी होगी। जैसे कि डेमो के लिए मैं यहाँ पर एक फाइल आपको दिखाता हूँ सिलेक्ट करके। मेरे पास कुछ सैंपल इमेज पड़े हुए हैं, मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, ओपन कर लेता हूं। अगर आपका साइज कम ज़्यादा हुआ तो वो इस तरह से एरर आता रहेगा, जब तक कि आप यहां पर दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपका जो सिग्नेचर है वो सिलेक्ट नहीं करेंगे। चलिए मैं इस वाले सिग्नेचर को सिलेक्ट करके ओपन करके दिखाता हूं। इस तरह से सिग्नेचर आएगा, आप इसको क्रॉप कर सकते हैं आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग इस तरह से यहाँ पर। और फिर आप यहाँ पर इसको राइट कर देना और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका सिग्नेचर इस तरह से आ जाएगा। अगर वो ब्लर हो रहा है तो आपको उसका जो वाइट पार्ट है, यानी कि जो आपका सिग्नेचर है उसमें वाइट पार्ट होता है ना, आपको उतना ही सिग्नेचर रखना है जितने में सिग्नेचर है। बाकी जो वाइट पार्ट होता है जब आप उसको इस तरह से अपलोड करते हैं तो वो ब्लर हो जाता है, इसलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे आई हैव अपलोडेड माई ओन सिग्नेचर, इसके ऊपर टिक और सेव करेंगे एंड देन आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। और गाइज मैं आपको जो आपका लाइव फोटो है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और बताता हूँ एक अन्य वीडियो से, थोड़ा एजुकेशनल पर्पज़ के रूप में। गाइज ये जानकारी उन कैंडिडेट के लिए जो कि फॉर्म मोबाइल से भर रही है और वो अपना फोटो मोबाइल से अपलोड करना चाहते, तो आप यहाँ पर कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपको कुछ ऐसा विकल्प देखने को मिलेगा। आप QR कोड को स्कैन करना और फिर जो लिंक आएगा उसके ऊपर क्लिक करना। उसके बाद आपको RRB अप्लाई इस तरह की वेबसाइट ओपन होगी। आप यहाँ पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के माध्यम से इसमें लॉगिन हो जाना और फिर आप यहाँ पर इसको अलाउ कर देना। अलाउ करने के बाद में आप यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देखेंगे जैसे कि आप देख पा रहे हैं। आपको कैप्चर लाइव इमेज इसके ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप कैप्चर लाइव इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। आप बहुत ही सिंपल तरीके से अपना जो फोटो है वो कैप्चर कर लेंगे। फोटो कैप्चर हो जाने के बाद में आपके सामने इस तरह से आएगा और फिर आप यहाँ पर इसको सबमिट कर देना, यानी कि इसको आपको फाइनल सबमिट करना होगा। आप देख सकते हैं कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली आपका जो फोटो है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। और ये अपलोड हो जाने के बाद में आप यहाँ पर टिक करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में
आपको यहाँ पर आपकी पोस्ट प्रेफरेंस देनी है। आपके जोन में जितनी पोस्ट अवेलेबल है आप वो ऑप्शन यहाँ पर प्रेफरेंस में देखेंगे और आप इस तरह से अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इनको प्रेफरेंस दे देंगे। तो आप यहाँ पर जैसी प्रेफरेंस दे दे आपको यहाँ पर नीचे टिक करना है। टिक करने के बाद में नीचे डिक्लेरेशन देखेंगे। डिक्लेरेशन में आपको यहाँ पर पैलेस का नाम देना है। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर अपना खुद का नाम दे देते हैं। आपको खुद का नाम नहीं देना है, उस जगह का नाम देना है जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं और उसमें भी सिटी का नाम, और फिर सबमिट कर नेक्स्ट कर देना है। और उसके बाद आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आएगा। जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो सभी आपके सामने है। आप यहाँ पर एक बार फिर से चेक करके यहाँ पर टिक करना और सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद में आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसके बाद में जब आप अपनी एप्लीकेशन फ़ीस जमा कर देंगे तो ही आपका फॉर्म फाइनल सबमिट माना जाएगा, उसके पहले तक आपका फॉर्म सबमिट नहीं माना जाएगा। इसलिए गाइज आप यहाँ पर जो आपकी फ़ीस है वो पे कीजिए, और पे भी तब कीजिए जब आप पूरी तरीके से श्योर हो जाए। और इस तरह से गाइज आप लोग आरआरबी एनटीपीसी ऑनलाइन फॉर्म 2025 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई भी सवाल डाउट रह गया हो किसी भी जानकारी को लेकर के तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।